गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामक के मूलतत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 7 रोकड़ बही और उसके प्रकार अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग के व्यवहार के बारे में थियरिकल पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में बैंकिंग के जो भी व्यवहार है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग का उपयोग जो है वो भारी मात्रा में हो रहा है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग के बारे में अब हम पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, बैंक की कार्यप्रणाली की शीघ्रता इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग पर आधारित है। मानी बैंक जो भी काम कर रहे हैं वो कितनी तेज़ी से हो सकेगा, वो वर्तमान समय इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम पर आधारित है। बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधन का उपयोग अपने ग्राहकों को शीघ्र और सुरक्षित सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में दोस्तों, सभी बैंकें अपने ग्राहक को अधिक से अधिक सुविधा शीघ्रता से प्राप्त हो सके, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कर रही है। बैंक द्वारा ग्राहक को अलग अलग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसमें फंड का परिवर्तन माने रकम की लेन देन सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। दोस्तों, फंड के परिवर्तन के लिए प्रणालीगत पद्धति में ड्राफ्ट या चेक का उपयोग किया जाता है। मानी प्रणालिकागत पद्धति में दोस्तों फंड के माने रकम की लेन देन के लिए ड्राफ्ट और चेक का उपयोग होता था। लेकिन दोस्तों, इस व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति के खाते में से अन्य व्यक्ति के खाते में फंड का परिवर्तन अधिक समय में होता था, मानी उसमें वक्त लगता था। बैंकों के द्वारा ऐसे फंड का परिवर्तन के लिए दो प्रकार की शीघ्र सेवा प्रदान की जाती है। इन सेवाओं में निम्नलिखित सेवाओं का समावेश होता है और ये सेवा रोकड़ बही के साथ संबंध रखती है, क्योंकि दोस्तों जो फंड परिवर्तन बैंकिंग व्यवहार का हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, उसके कारण बैंक से इस पर तो प्रभाव बनेगा ही, और ऐसी स्थिति में वो रोकड़ बही को भी प्रभावित करेगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग के अंतर्गत 3 प्रकार की सेवाएं दी जाती है। पहली एनईएफटी, दूसरी आरटीजीएस और तीसरी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग व्यवहार होते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले एनईएफटी। इस सेवा का लाभ संपूर्ण देश में उपलब्ध है। दोस्तों, एनईएफटी जो सेवा है उसका लाभ पूरे देश में हो रहा है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की सेवा ये है। इस योजना में जुड़े बैंक द्वारा अपने ग्राहक को यह सेवा प्रदान की जाती है। माने जो बैंक एनईएफटी सेवा के साथ जुड़ी हुई है वो बैंक इस सेवा का लाभ अपने ग्राहक को माने खाता धारक को देती है। इस सेवा का लाभ व्यक्ति, पेडी या कॉरपोरेट इकाई द्वारा लिया जाता है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए रकम भेजने वाला का बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। मानी जिसका बैंक में खाता नहीं है वो व्यक्ति भी नगद रकम इस सेवा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। लेकिन रकम जिसको भेजनी है, माने जो रकम स्वीकार करेगा उसका खाता बैंक में होना
दोस्तों जरूरी है। भेजने वाले का खाता न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्राप्त करने का वाले का खाता बैंक में होना आवश्यक है। एनईएफटी द्वारा कितनी रकम भेजी जा सकती है उस पर कोई मर्यादा नहीं है, यानी रकम पर कोई मर्यादा नहीं है। कम रकम पर भी मर्यादा नहीं है और ज़्यादा रकम पर भी मर्यादा नहीं है। यह सेवा प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा खूब ही मामूली चार्ज, मानी बैंक एनईएफटी के माध्यम से जो रकम भेजती है उसके बदले चार्ज वसूल करती है, लेकिन ये चार्ज बहुत कम होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस सेवा के लिए महत्तम चार्ज निश्चित कर दिया गया है, माने अधिक से अधिक चार्ज निश्चित कर दिया है। लघुत्तम चार्ज के लिए कोई सीमा नहीं है, कम से कम कितना भी चार्ज लिया जा सके और बैंक न भी ले ऐसा भी संभव है, लेकिन अधिक से अधिक चार्ज तय किया गया है, उससे अधिक चार्ज बैंक नहीं वसूल कर सकती। दोस्तों एनईएफटी द्वारा रकम प्राप्त करने वाले पक्षकार को कोई चार्ज बैंक को चुकाना नहीं पड़ता, मानी रकम प्राप्त करने वाला बैंक को कोई चार्ज नहीं चुकाएगा। लेकिन एनईएफटी द्वारा जो व्यक्ति रकम भेज रहा है वो भेजने वालों को चार्ज बैंक को चुकाना पड़ता है, इसलिए रकम भेजने वाले के लिए इस प्रकार का चार्ज खर्च बनेगा और खर्च होने के कारण बही में वो लिखना आवश्यक है। एनईएफटी की सेवाएं प्रवर्तमान नियमों के अनुसार सोमवार से शुक्रवार दौरान सुबह 8 से शाम 7 बजे तक प्राप्त हो सकती है और शनिवार के दिन दोस्तों अगर बैंक चालू हो तो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक यह सेवा उपलब्ध है या बैंक के समय अनुसार ये सेवा उपलब्ध होगी। सामान्य रूप से इस प्रकार से परिवर्तन की रकम पाने वाले के खाते में 2 घंटे में जमा होती है। इस सेवा द्वारा फंड के परिवर्तन के लिए कोई न्यूनतम या महत्तम रकम की मर्यादा नहीं है। कम से कम कितनी भी रकम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी रकम इस माध्यम से भेजी जा सकती है। इस संदर्भ में उदाहरण देखें तो नीलेश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है। दोस्तों नीलेश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और रमेश का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। नीलेश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जबकि रमेश का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। नीलेश को 20,000 रमेश को चुकाने हैं। नीलेश को रमेश को 20,000 चुकाने हैं तो नीलेश ने यह रकम एनईएफटी के द्वारा रमेश को भेज दी। दोस्तों नीलेश रमेश को एनईएफटी के माध्यम से रकम भेज रहा है। इस स्थिति में बैंक द्वारा नीलेश के खाते में 20,000 और एनईएफटी चार्ज के उधार किए जाएंगे। जो भी एनईएफटी चार्ज होगा वो रकम और 20,000 दोनों रकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीलेश खाते उधार करेगी, जबकि रमेश के खाते में 20,000 जमा करेगी। दोस्तों एनईएफटी चार्ज अगर 5.70 रुपये माने 5 रुपये 70 पैसे हो तो बैंक ने नीलेश के खाते में भी ये रकम उधार की होगी। इस संबंध में दोस्तों निम्नानुसार प्रविष्टि होगी।
नीलेश की बही में। नीलेश रमेश को रकम भेज रहा है, इसलिए रमेश लाभ लेने वाला है। परिणाम स्वरूप रमेश खाता उधार 20,000। एनईएफटी चार्ज नीलेश के लिए खर्च है, इसलिए बैंक चार्ज खाता उधार 5.70 और बैंक खाते का 20,000 5.70। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों। 20,000 एनईएफटी द्वारा रमेश को चुकाए, बैंक ने बैंक चार्ज का 5.70 वसूल किया। मानी इस तरह नीलेश की बही में प्रविष्टि होगी। अब अगर दोस्तों अब इस स्थिति में नीलेश बैंक खाना वाली रोकड़ बही तैयार करता है, तो रोकड़ बही के जमा पक्ष में बैंक खाना में विवरण में रमेश और बैंक खाना में 20,000 और विवरण के खाने में एनईएफटी चार्ज और बैंक के खाने में 5.70 लिखे जाएंगे। उसी तरह दोस्तों रमेश की बही में प्रविष्टि लिखनी हो तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार, क्योंकि उसकी बैंक उसके खाते में रकम जमा कर रही है, इसलिए बैंक खाता उधार 20,000 और नीलेश खाते का 20,000। नीलेश खाता यहाँ दोस्तों जमा हुआ क्योंकि नीलेश लाभ देने वाला है। विवरण लिखा जाएगा 20,000 एनईएफटी द्वारा नीलेश के पास से मिले, जो उसके खाते जमा किया। और दोस्तों अगर रमेश बैंक खाने वाली रोकड़ बही रखता है तो उसकी रोकड़ बही में उधार पक्ष में विवरण के खाने में नीलेश खाता और बैंक के खाने में 20,000 लिखे जाएंगे। इस प्रकार एनईएफटी से रकम भेजी जाए और प्राप्त की जाए तो ऊपर अनुसार उसका लेखा होगा। अब दोस्तों आरटीजीएस के बारे में देखें तो यह सेवा भी बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम द्वारा अपने ग्राहक को प्रदान की जाती है। दोस्तों एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों में फंड ट्रांसफ़र की सेवा दी जाती है, लेकिन उसमें रकम के संदर्भ में थोड़ा अंतर है। दोस्तों इस योजना में भी जो बैंकें जुड़ी हुई है वो अपने ग्राहक को आरटीजीएस की सेवा प्रदान करेगी। इस सेवा का लाभ दोस्तों बड़ी रकम भेजने के लिए किया जाता है। मानी ज़्यादा रकम भेजनी हो तो इस सेवा का लाभ लिया जाता है। दोस्तों इस सेवा पाने के लिए न्यूनतम मर्यादा प्रवर्तमान नियम अनुसार 2 लाख रखी गई है। माने कम से कम 2 लाख भेजने हो तो आरटीजीएस की सेवा प्राप्त हो सकती है। अधिक रकम के लिए कोई मर्यादा नहीं है, जबकि एनईएफटी में हमने देखा कि न्यूनतम रकम भी कितनी हो और अधिक से अधिक रकम भी कितनी हो तो उसके लिए कोई मर्यादा नहीं है। एनईएफटी की तरह रकम पाने वाला पक्षकार को आरटीजीएस की सेवा पाने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाना पड़ता है। मानी आरटीजीएस के माध्यम से भी रकम प्राप्त करने वाले को कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन रकम भेजने वाला पक्षकार आरटीजीएस का चार्ज बैंक को चुकाता है, इसलिए रकम भेजने वाले के लिए इस प्रकार का चार्ज खर्च बनता है। इस खर्च का बही में लेखा करना होता है खर्च के तौर पर। आरटीजीएस की सेवाएं प्रवर्तमान नियम अनुसार सोमवार से शुक्रवार दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक,
और शनिवार यदि बैंक चालू हो तो नियमानुसार यह सेवा उपलब्ध है। फिर भी बैंक ग्राहक के लिए इस सेवा की समयावधि निश्चित कर सकता है। यानी बैंक अपने तरीके से इस सेवा की समय मर्यादा निश्चित कर सकता है। दोस्तों, यह रियल टाइम सुविधा है, मानी तुरंत ही रकम ट्रांसफ़र हो जाए ऐसी सेवा है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 30 मिनट में भेजने वाले के खाते में से प्राप्त करने वाले खाते में रकम का परिवर्तन हो जाता है। आरटीजीएस संबंधी सुविधा हिसाबी असर भी एनईएफटी के संबंध में दी गई है, वैसी ही है। एनईएफटी चार्ज के स्थान पर आरटीजीएस चार्ज खाते अथवा बैंक चार्ज खाते रकम उधार की जाती है। माने लेखा तो एनईएफटी में जो हुआ दोस्तों उस प्रकार ही लेखा होगा, केवल एनईएफटी की जगह आपको आरटीजीएस लिखना होगा। अब दोस्तों तीसरा टॉपिक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड द्वारा बिक्री के व्यवहार के संदर्भ में। दोस्तों, वर्तमान समय में बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवा के कारण व्यवहार में रोकड़ लेन देन के व्यवहार का प्रमाण महत्वपूर्ण मात्रा में घटने लगा है। मानी बैंकिंग सेवाओं का व्याप बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने के कारण नगद व्यवहार जो है, रोकड़ व्यवहार है, उसका प्रमाण कम हुआ है। बैंक द्वारा की जाने वाली विविध सेवाओं में डेबिट और क्रेडिट कार्ड सेवा के उपरांत इंटरनेट सेवा भी महत्व की भूमिका निभा रही है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस के साथ साथ वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से भी भारी मात्रा में बैंकिंग के व्यवहार हो रहे हैं। अब तो मोबाइल में भी इंटरनेट की सुविधा होने के कारण मोबाइल के माध्यम से भी बैंक के साथ व्यवहार किए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल का विक्रय, कपड़े की दुकान पर कपड़ा की खरीदारी या शोरूम में से खरीदी आदि ग्राहक द्वारा रोकड़ का भुगतान करने के बदले डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किया जाता है। मानी ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी खरीदारी करता है और उस खरीदारी के बदले भुगतान ऐसे कार्ड द्वारा करता है। तो दोस्तों, यहाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किसे कहा जाए वो भी समझना होगा। तो डेबिट कार्ड का अर्थ देखें तो व्यक्ति या पीढ़ी के बैंक खाते में जमा हो उतनी रकम निकालने या चुकाने के लिए बैंक द्वारा जो कार्ड दिया जाए उसे डेबिट कार्ड कहा जाता है। मानी ग्राहक की बैंक में जो रकम है उसके खाते में उतनी रकम, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी रकम निकालने के लिए या चुकाने के लिए जो कार्ड दिया जाए उसे डेबिट कार्ड कहेंगे। और दोस्तों, रकम निकालने के लिए जो कार्ड है वो डेबिट कार्ड को हम एटीएम कार्ड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड व्यक्ति या पीढ़ी को अमुक निश्चित रकम निकालने या चुकाने के लिए बैंक द्वारा जो कार्ड दिया जाए उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। ऐसा कार्ड बैंक के खाता धारक को और बिन खाता धारक को भी दिया जाता है और उसके द्वारा
निश्चित की मर्यादा में उसको रकम निकालने की अनुमति होती है। दोस्तों, इस सेवा अंतर्गत क्रेता की बैंक द्वारा क्रेता के खाते में खरीदी की रकम उधार की जाती है और विक्रेता को बैंक द्वारा विक्रेता के खाते में बिक्री की गई रकम जमा की जाती है। माने क्रेता के खाते में रकम उधार होगी और विक्रेता के खाते में रकम जमा की जाएगी। दोस्तों, इस सेवा के लिए भुगतान करने वाली बैंक अपने खातेदार के पास से कोई कमीशन नहीं लेती है, कोई कमीशन नहीं लिया जाता है। माने भुगतान करने वाले के पास से कोई कमीशन नहीं, जबकि वसूल करने वाली बैंक अपने खातेदार के पास से कुछ रकम कमीशन के रूप में लेती है। माने उसके खाते कमीशन की रकम काट लेगी और बाकी रकम जमा करेगी। दोस्तों, तो इस संदर्भ में जितनी रकम कमीशन के तौर पर बैंक ने काटी वो खर्च गिना जाएगा। तो उसका लेखा किस प्रकार होगा उसके संदर्भ में उदाहरण देखें तो राम स्टोर्स ने 10,000 का माल विक्रय किया, जिसकी रकम डेबिट कार्ड द्वारा उसने वसूल ली। माने राम स्टोर्स ने रकम डेबिट कार्ड के माध्यम से वसूल ली। राम स्टोर्स की बैंक में अपना कमीशन 30 काट कर बाकी रकम उसके खाते जमा कर दी। माने 10,000 जो वसूल किए बैंक ने, उसमें से उसने अपना 30 रुपये कमीशन काटा और बाकी की रकम माने 9,970 रुपये राम के खाते में जमा किए। तो दोस्तों, प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। पहला, बैंक खाता उधार 10,000 और बिक्री खाते का 10,000, मैंने 10,000 का विक्रय 10,000 का डेबिट कार्ड द्वारा विक्रय किया। अब दोस्तों, उसमें से 30 रुपये बैंक ने कमीशन काटे के, तो खर्च के तौर पर कमीशन खाता उधार और बैंक खाते का 30 विवरण होगा। बैंक ने डेबिट कार्ड कमीशन वसूल किया उसके। दोस्तों, यहाँ एक ही प्रविष्टि लिखनी हो तो बैंक खाता उधार 9,970, कमीशन खाता उधार 30, वो बिक्री खाते का 10,000 ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ कमीशन का लेखा रोकड़ बही में करना होगा, इसलिए 2 प्रविष्टियाँ की गई है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग जो है उनके व्यवहार का लेखा 3 खाने वाली रोकड़ बही में किस प्रकार किया जाता है, उस संदर्भ में हम उदाहरण नंबर 7 का अभ्यास, माने उदाहरण नंबर 7 की पढ़ाई करेंगे। लेकिन उदाहरण नंबर 7 की पढ़ाई के लिए हम अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।